आपने कत्ल की कहानी तो बहुत सुने होंगे। आप ऐसी ऐसी कहानियां सुने होंगे जिसे सुनने के बाद आपके रूह तक कांप गए होंगे। मैं भी एक क्राइम स्टोरी राइटर के जर्नी में ऐसी ऐसी कहानी पढ़ी और लिखी कि सुनकर शरीर का एक एक अंग हिल गया था। लेकिन आज की इस कहानी ने मुझे पूरी तरह से उलझा दिया है। मेरी उलझन है कि आज की कहानी में जो हुआ वह एक कत्ल है या फिर एक साधारण घटना। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कहानी क्या है इस पर गौर करते हैं। ये कहानी केरल के कोच्चि की है, जहाँ एक साधारण सा रोड एक्सीडेंट एक अलग मोड़ ले लेती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 1 अक्टूबर 2020 की रात दो मॉडल्स अंशी कबीर और अंजना शजान एक पार्टी से लौट रही थीं। उनके साथ इनके दोस्त मोहम्मद आशिक और ड्राइवर अब्दुल रहमान भी थे। तभी नेशनल हाईवे 66 पर उनकी तेज रफ्तार कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। हादसा इतना भीषण था कि अंशी और अंजना की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है, जबकि मोहम्मद और अब्दुल बुरी तरह घायल हो गए। शुरुआत में पुलिस ने इसे सिर्फ एक ड्रंक ड्राइविंग का मामला मान लिया था, क्योंकि अब्दुल रहमान शराब के नशे में था। लेकिन एक हफ्ते बाद मोहम्मद आशिक की भी मौत हो गई। सबको लगा कि मामला अब रफा दफा हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यह कहानी केरल के कोच्चि की है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दरमियान रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आम से हादसे को एक रहस्यमयी मिस्ट्री में तब्दील कर देती है। एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सुलझ नहीं पाया। दरअसल घटना की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर की रात से, जब केरल की दो मशहूर मॉडल्स अंशी कबीर और अंजना शजान कोच्चि के एक 5 स्टार होटल में हो रही पार्टी में शामिल होती हैं। ये दोनों मॉडल कोई आम मॉडल नहीं थी। अंशी 2019 में मिस केरल की विनर रह चुकी थी, जबकि अंजना रनर अप थी। हालांकि इनकी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों के अलग रास्ते थे। अंशी एक इंजीनियर थी और अंजना डॉक्टर। इनकी यह जोड़ी ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। लेकिन मॉडलिंग इनका पैशन था। इनका यही जुनून और पैशन इन्हें मिस केरल कंपटीशन तक के सफ़र तक पहुंचाया था। 31 अक्टूबर की रात दोनों उस पार्टी से देर रात लगभग 12:30 बजे उस होटल से निकलती हैं। उनके साथ कार में मोहम्मद आशिक और ड्राइवर अब्दुल रहमान भी होते हैं। कार तेज़ रफ्तार से नेशनल हाईवे 66 पर चलना शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद यह कार अचानक से एक पेड़ से जा टकराती है। हादसा इतना भयानक था कि अंशी और अंजना की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। मोहम्मद आशिक और ड्राइवर अब्दुल रहमान बच जाते हैं, लेकिन इन्हें भी गंभीर चोट आई थी। पुलिस इसे आम एक्सीडेंट मानकर जांच करना शुरू करती है। जांच में पाया जाता है कि ड्राइवर अब्दुल ड्रिंक किया था, इसलिए पुलिस जल्दबाजी में एक ड्रंक ड्राइविंग का केस मानकर जांच को आगे बढ़ाती है। अब क्योंकि मिस केरल अंशी कबीर और अंजना की मीडिया में इनका मशहूर चेहरा था, इसलिए अगली सुबह यह खबर अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। मीडिया में तस्वीरें छपने के बाद पुलिस के लिए भी यह एक हाई प्रोफाइल का केस बन जाता है। जैसा कि पुलिस इस केस को ड्रंक एंड ड्राइव का केस मानकर जांच कर रही थी। इससे जुड़े कार के अंदर से शराब की बोतलें मिलती हैं। इसके अलावा ड्राइवर अब्दुल का ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसने शराब पी रखी थी। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब इस हादसे में घायल मोहम्मद आशिक, जो अंशी और अंजना का दोस्त था, उसकी भी अचानक मौत हो जाती है। अब तक 3 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। सिर्फ ड्राइवर अब्दुल रहमान बचता है, जिसे 8 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन पुलिस अब्दुल को ड्रंक ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग के चार्ज में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये चार्ज बेलिबल होने के कारण अगले ही दिन उसे जमानत मिल जाती है। मामला यहीं खत्म होता दिखता है। लेकिन अचानक एक ऐसा सुराग सामने आता है जो इस केस की पूरी दशा और दिशा दोनों बदल देता है। पुलिस एक बार फिर उस रात की घटनाओं को समझने के लिए मौके पर पहुंचती है जहां हादसा हुआ था। वहां उन्हें कुछ ऐसे गवाह मिलते हैं जिन्होंने न सिर्फ एक्सीडेंट को देखा था, बल्कि पुलिस को भी इन्होंने ही इन्फॉर्म किया था। इन गवाहों में से एक शख्स बताता है कि हादसे के वक्त अंशी और अंजना की कार के पीछे 2 और गाड़ियां आ रही थीं। एक्सीडेंट के बाद दोनों गाड़ियां कुछ दूरी पर रुकती हैं। उनमें से एक शख्स बाहर निकलकर उस एक्सीडेंट वाले कार के पास जाता है। वह शख्स केवल कार के अंदर झांकता है और फिर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में वापस बैठकर वहां से चला जाता है।
ये बात पुलिस को बेहद अजीब और चौंकाने वाली लगती है। अब जाहिर सी बात है कि आखिर वह शख्स उनकी मदद क्यों नहीं की। कहीं यह हादसा कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी। अब जैसे ही यह खबर अखबारों में छपती है, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। जहां एक समय लोगों को लग रहा था कि यह एक नॉर्मल एक्सीडेंट थी, वहीं अब सबके मन में शक की सुई घूमने लगती है। मीडिया में यह बात फैलने से इस केस को लोकल पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस हादसे के हर पहलू को गहराई से जांच करने में लग जाती है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर 31 अक्टूबर की रात उस होटल में हुआ क्या था। पता चलता है कि कोच्चि के इस बड़े होटल में एक खास पार्टी रखी गई थी, जहां केवल 18 साल से ऊपर के लोग ही शामिल हो सकते थे। इसी पार्टी में अंशी और अंजना अपने दोस्त मोहम्मद आशिक के साथ शामिल हुए थे। रात में पार्टी खत्म होने के बाद वे होटल से निकले थे और फिर यह भयानक एक्सीडेंट हुआ। पर अब यह मामला एक साधारण हादसे से कहीं ज्यादा लगने लगा था, खासकर जब उन दो गाड़ियां अंशी और अंजना की कार का पीछा कर रही थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच की शुरुआत होटल की तरफ कर दी है। सबसे पहले उस होटल के सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाली गई। कैमरे में शाम 7:30 बजे की फुटेज में अंशी, अंजना और मोहम्मद आशिक की एंट्री साफ साफ दिखाई देती है। मगर जैसे ही रात के 7:30 बजा, अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। दरअसल रात के 7:30 बजे से लेकर रात 12:02 तक की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए होटल के पार्किंग एरिया में लगे कैमरों को खंगालने का फैसला किया। ये वो जगह थी जहां से शायद कोई ऐसा सुराग मिल सकता था जो उस रात की अधूरी कड़ी को जोड़ सके। अब क्राइम ब्रांच के हाथ एक और बड़ी कड़ी हाथ लगी। होटल के पार्किंग एरिया में रात 12 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज थे, मगर 12:02 के आगे के फुटेज गायब थे। ये वही समय था जब अंशी और अंजना पार्टी खत्म करके पार्किंग में पहुंची थी। पुलिस ने गौर किया कि एंट्री और पार्किंग के सभी कैमरे गायब हो गए थे। इसके बाद तो पुलिस को भी यकीन होने लगा था कि इस केस को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने होटल के स्टाफ से पूछताछ की। तब वहां का एक कर्मचारी बताता है कि होटल के मालिक रॉय वालियात ने कहा था कि सारे फुटेज डिलीट कर दो, जिसके बाद पुलिस ने होटल के मालिक रॉय से इस बारे में पूछताछ करती है। पहले तो वह इधर उधर के बहाने बनाता है, लेकिन सख्ती करने पर उसने माना कि उसी ने फुटेज डिलीट और डिजिटल रिकॉर्ड खत्म करने को कहा था। कर्मचारी यह भी कहता है कि हार्ड डिस्क तोड़ने और इसे जाकर नदी में फेंक आने को कहा गया था। रॉय के अनुसार ऐसा ही किया जाता है। पुलिस ने जब ये सभी कहानी को सुनी तो तुरंत ही होटल के मालिक रॉय और 5 स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती। उन पर सबूत मिटाने और जांच में रुकावट डालने के आरोप लगाए गए। 17 नवंबर को इन सभी को हिरासत में लिया गया, लेकिन अगले ही दिन 18 नवंबर ईएमपी को रॉय और बाकी कर्मचारियों को जमानत मिल गई। अब जरूरी था कि उनके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करना, इसलिए क्राइम ब्रांच ने कोस्ट गार्ड की मदद मांगी। इसके तहत गोताखोरों की मदद से जहां हार्ड डिस्क को फेंकी गई थी, उस ब्रिज के नीचे नदी में डूबी हुई हार्ड डिस्क की खोज की गई। लेकिन 2 दिन की चली यह तलाशी में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस के सामने सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। पुलिस बिना सबूत के कुछ कर भी नहीं सकती थी। उस कार में 4 लोग थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी थी और केवल एक अंशी और अंजना का ड्राइवर अब्दुल रहमान जिंदा था। पुलिस के लिए केवल यही एक शख्स था जो बता सकता था कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसलिए पुलिस ने अब्दुल रहमान से विस्तार में पूछताछ करती है। तब उसने कहा कि होटल से निकलने के बाद लगातार 2 गाड़ियां उनकी कार का पीछा कर रही थी। तभी कुन्नूर के पास एक कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रास्ता रोक लिया। उसमें से साइजू थैंकाचन नाम का एक आदमी बाहर निकला। उसने गाड़ी के पास आकर अंशी और अंजना से कहा कि उन्हें वापस होटल चलना चाहिए, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ये गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने पीछा करना नहीं छोड़ा। इस बयान के आधार पर पुलिस ने साइजू से पूछताछ की। ये साइजू थंकाचान एक ड्रग डीलर था। इसने पुलिस के पूछताछ में माना कि वह उनके कार का पीछा कर रहा था, लेकिन उसका कहना था कि यह सब उसने होटल के मालिक रॉय के कहने पर किया था। पर दूसरी तरफ
रॉय का कहना था कि लड़कियों ने शराब पी रखी थी, इसलिए उन्हें देखने के लिए ऐसा कहा था। पर एक बयान यह भी है कि अंजना ने पार्टी में अल्कोहल लेने से साफ इनकार कर दिया था। अगर इस केस की छानबीन करने वाले ऑफिसर की माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से दोनों को फॉलो किया गया, रोकने की कोशिश की गई और वापस होटल आने के लिए ज़बरदस्ती की गई, इससे साफ है कि दोनों के साथ कुछ गलत होने की साजिश थी। शायद उन्हें सेक्सुअल फेवर के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आता है कि उस पार्टी में कई हाई प्रोफाइल लोग भी मौजूद थे। हालांकि पुलिस के पास अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो इन हाई प्रोफाइल लोगों को इस हादसे से सीधे जोड़ सके, लेकिन कुछ ऐसा खबर निकल कर आता है जिसमें पता चलता है कि दोनों मॉडल्स को एक ऑफर दिया जाता है, लेकिन उस ऑफर में ऐसा कुछ था जिसे इन दोनों ने ठुकरा दिया और गुस्से में पार्टी से निकल गई। पुलिस भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पार्टी के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें वहां से ऐसे चले आने पर मजबूर किया। वहीं क्राइम ब्रांच भी सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। इन दोनों मॉडल्स के परिवारों की तरफ से हमेशा सीबीआई जांच करने की मांग उठाई गई है, पर अभी भी यह केस क्राइम ब्रांच के अंडर ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जहां शुरुआत में यह केस महज एक साधारण रोड एक्सीडेंट लगता था, वहीं जैसे जैसे गाड़ी का पीछा, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना और होटल मालिक द्वारा फुटेज की हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करना सामने आया, तब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। यही कारण है कि आज भी यह केस सबसे बड़ी खबर बन गई। इन सभी सवालों के जवाब अब केरल पुलिस और क्राइम ब्रांच पर निर्भर हैं, जो हर एंगल से केस की परतें खोलने की कोशिश में जुटे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा, मैं उसे ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। आज की कहानी में बस इतना ही। अब आप बताइए कि इस केस को देखकर क्या लगता है? क्या यह एक सोची समझी मर्डर का प्लान है या फिर यह एक साधारण घटना है? मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।